लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स के बारे में, यानी कि मैथमेटिक्स के एक बहुत ही बेशकीमती खजाने के बारे में, जो कि था वेक्टर। आई होप कि आपको वेक्टर के बारे में जितनी भी बातें मैंने बताई वो सारी चीज़ें आपने कॉपी पेन पे नोट कर ली होगी और साथ ही साथ चीज़ें आपको बिल्कुल समझ आई होंगी। ठीक है, अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे, उसी क्रम में एक कदम और आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स का एक और बहुत ही बहुमूल्य खजाना, बहुत ही बहुमूल्य गिफ्ट जो हमको मिला है वो है ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आप हैं मास्टर ऑफ साइंस के साथ मिशन CVT पर। चलिए बिना वक्त गवाए आज सीखते हैं कुछ और नया। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत ही बेशकीमती पार्ट है मैथमेटिक्स का, जो कि तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत ही चुटकियों में दे देता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमको जानना हो, ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम सेक्शन करें, ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शंस करें, इसको 2-3 भाग में तोड़ें तो हमें मिलता क्या है। देखिए यहाँ पे हमको 3 पार्ट्स मिलते हैं, ट्राई, गोना और मेट्री। ट्राई का मतलब 3 या 3 हिंदी में बोलें। गॉन मीन्स होता है साइड्स या फिर उसको हम बोलें भुजाएं। और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट यानी कि माप। मैथमेटिक्स का वो सेक्शन, मैथमेटिक्स का वो पार्ट या मैथमेटिक्स का वो टूल जिससे हम किसी ऐसी शेप का, किसी ऐसी आकृति का मेजरमेंट कर सकें जो कि 3 साइड्स रखता हो, यानी 3 भुजाओं वाली किसी आकृति, जिसको एक वर्ड में हम ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। ट्रायंगल्स का मेजरमेंट करने के लिए स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। ट्रायंगल्स भी कई प्रकार के होते हैं, उसके साइड्स और उसके एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल जो है जिसकी कि सबसे ज़्यादा बात ट्रिग्नोमेट्री में होती है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में कम से कम एक एंगल 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी कम से कम मिनिमम 1 एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना ही चाहिए, ठीक है। और बाकी सारे जो एंगल्स हैं उसको कुछ समथिंग थीटा नाम दे दें, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा। ट्रिग्नोमेट्री का फिजिक्स में बहुत वास्ट यूज़ है, बहुत बड़ा यूज़ है, और अभी एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वेक्टर के टाइम पे ही ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हो गया था, जिसको कि आज हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी चीज़ें समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये जो एंगल है, जिस एंगल के लिए हम मेज़र करते हैं ट्रायंगल को, उसके जस्ट फ्रंट वाला, एकदम सामने वाला, इस वाले एंगल को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। जिस एंगल को हम 90 डिग्री बोल रहे हैं उसके फ्रंट वाले साइड को हम बोलते हैं, उसके परपेंडिकुलर वाले साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। जो बच गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से, जो बच गया थर्ड साइड, उसको हम बोलते हैं बेस, यानी जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा ट्रायंगल टिका हुआ है। बेस यानी कि आधार, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। लंब, कर्ण और आधार इसका हिंदी नाम है, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें फिजिक्स की, फिजिक्स में इस पे कहाँ का यूज आता है। सपोज कीजिए, एक सिनेरियो मैं आपको छोटा सा देता हूँ। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति है ना, जो किसी ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है। सपोज दैट ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे कोई पर्सन फोर्स लगा रहा है इधर, ठीक है। फोर्स है F, ठीक। और फोर्स लगाने की वजह से ये ब्लॉक इसी डायरेक्शन में D डिस्प्लेसमेंट शो करता है, ठीक है।
हमने फिजिक्स के बहुत बेसिक में पढ़ा था। उस व्यक्ति द्वारा, उस पर्सन द्वारा जो किया गया वर्क डन होगा W, वो किसके बराबर होगा, F डॉट डी के, F डॉट डी के। लेकिन यहाँ पे जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं F और D दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी। जैसे ही वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर में चेंज करना चाहेंगे हमको क्या मिलेगा, एफ डी, कल के जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था उसमें आपने देखा होगा एफ डी कॉस थीटा। अब देखिए ये कॉस थीटा क्या है, एंगल ही तो है। कॉस थीटा क्या है, एंगल है। कॉस क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल कॉस थीटा आ गया। यहाँ पे इस एंगल का बहुत 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 बड़ा रोल है। गौर कीजिए, ये व्यक्ति जिस दिशा में फोर्स लगा रहा था उसी दिशा में इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यानी कि इस लाइन फोर्स और इस लाइन डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, यानी कि जीरो एंगल, क्योंकि सेम है, बिल्कुल एक ही जैसा है। अगर एक ही डायरेक्शन में एक ही जैसा फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी उस डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। और अगर इस 0 डिग्री को यहाँ पे हम पुट करें एफ डी कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि मैक्सिमम वर्क डन होगा। अगर आप किसी ब्लॉक को ऐसे धक्का लगा रहे हैं और धक्का लगाने पे वो धक्का लगाने वाली ही दिशा में मूव करे तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन मैक्सिमम उस केस में होगा। अब एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो कि अपने सर पे कोई बोझा लेके, ऐसे कोई टोकरी लेके इस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है। गौर कीजिए फोर्स कहाँ से लग रहा है भाई, फोर्स लगेगा इस टोकरी की वजह से जिसका कुछ मास होगा, और मास की वजह से इसके ऊपर ग्रेविटी mg वर्क करेगा जो कि F के बराबर होगा, है ना, फोर्स के बराबर होगा। तो g का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा नीचे, यानी कि इस व्यक्ति के ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड्स लग रहा है ना। फोर्स और डायरेक्शन के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या बना, 90 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस केस में अगर वर्क डन निकाला जाए एफ डॉट डी, यानी कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा अगर निकाला जाए और थीटा की जगह पे अगर हम पुट करें 90 डिग्री, एफ डी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 और टोटल वर्क डन भी हो जाएगा 0। इससे हमको क्या पता चलता है, फोर्स अभी भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी हो रहा है, बट एंगल चेंज होने की वजह से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा वर्क डन चेंज हो गया। जहां मैक्सिमम वर्क डन था वहीं 0 डिग्री से मैक्सिमम वर्क डन और 90 डिग्री होते ही वर्क डन मिनिमम यानी कि 0 हो गया। आप समझ सकते हैं कि ये कॉस, साइन, है ना, टैन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फिजिक्स में कितना बड़ा यूज हो सकता है। वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करने जाएंगे तो भी साइन कॉस का जरूरत पड़ेगा, है ना। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, उसमें कोई पार्टिकल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, समथिंग वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ, तो हो सकता है वो मीडियम, हो सकता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, वहाँ पे जो हमको रिजल्टेंट निकालना होगा फिर हम यूज़ करेंगे साइन कॉस टैन का, ठीक है। इसको समझ लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके साथ साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो फॉर्मूलीज हैं, यानी फॉर्मूला है, उन सारे फॉर्मूला को हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें अगर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर बात करें हम, साफ साफ देखने को मिलता है कि एक ट्रायंगल में, एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स हैं। कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, और इन तीनों साइड्स के पर्टिकुलर वैल्यू के रेशियो को ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में अलग अलग जो तीनों आपके ये जो तीनों साइड्स हैं, इसके वैल्यू का जो रेशियो बनेगा उसी को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बताइए कितने रेशियो बन सकते हैं, 3 क्वांटिटीज को लेके डिवाइड करते हुए कितने रेशियो बन सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला तो देखिए हाइपोटेनियस का परपेंडिकुलर से, या कहें परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस से, एक बन सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दूसरा बन सकता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तीसरा बन सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बताइए
इन तीनों के अलावा भी और कुछ बन सकता है? अगर मैं बोलूँ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या अंतर आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होगा? नहीं, क्योंकि डिवाइड जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, डिवाइड कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। अगर 1 में हम 2 का डिवाइड करें तो वो 2 में 1 के डिवाइड के बराबर कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये 0.5 आएगा और ये 2 आएगा, देख रहे हैं। सो डिवाइड जो है वो कॉम्पिटेटिव नहीं होता, इसलिए जब हम इनको उलट देंगे, उल्टा कर देंगे, तो 3 और रेशियो मिल जाएंगे। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को हम लोग बोलते हैं साइन, और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम इसको मेजर कर रहे हैं उस एंगल को लिखेंगे साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस को हम बोलते हैं कॉस, और उस एंगल को थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम बोलते हैं टैन। इसका पूरा नाम है साइन, इसका पूरा नाम है कोसाइन, और इसका पूरा नाम है टेंजेंट, ठीक है। सो ये 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। तो साइन थीटा जब भी निकालना हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा जब भी निकालना हो तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा जब भी निकालना हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसी को जस्ट अगर हम उल्टा कर दें, सो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो ये 3 और नए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिनका नाम है कोसेक, इसका नाम है सेक, और इसका नाम है कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनकी बारे में आपको पता होना चाहिए और जिनका फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए। तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैथमेटिकल टूल में ट्रिग्नोमेट्री के ये टूल आपके आगे बिगड़ने वाली हर एक फिजिकल मशीनरी को ठीक करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। सो इसको जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक है। सो जैसा कि हमने देखा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को साइन बोलते हैं, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर को कोसाइन बोलते हैं, कोसेक बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, सो अगर 1 अपॉन इसके साथ 1 अपॉन कर दिया जाए, सो ये हाइपोटेनियस चला जाएगा ऊपर, और ये बन जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि कॉसेक थीटा होगा। यानी यूँ कहें कि 1 अपॉन साइन थीटा हमेशा बराबर होगा, 1 अपॉन साइन थीटा हमेशा बराबर होगा कॉसेक थीटा के, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप। इसी प्रकार और भी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली इक्वल होते हैं। तो लिख लीजिए, ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए। दूसरा लिख सकते हैं आप 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तीसरा आप लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। इन तीनों के अलावा इसी का जस्ट उल्टा आप फिर से लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, है ना। इसी प्रकार 1 अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और 6th और बहुत इंपॉर्टेंट 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सो यहाँ से ये 6 फॉर्मूलाज और आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली इक्वल होते हैं, जस्ट उल्टा अपोजिट इक्वल होते हैं, ठीक है। सो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब अगर बात करें कुछ फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के बारे में, यानी साइन का कॉस से क्या रिलेशन है, कॉस का टेन से क्या रिलेशन है, टेन का सेक से क्या रिलेशन है, सेक का कोसेक से क्या रिलेशन है। सो 3 बेसिक या यूँ कहें फंडामेंटल रिलेशंस हमारे पास कुछ यूँ आएंगे। देखिए, फंडामेंटल रिलेशंस में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रिलेशंस हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो क्या है भैया बताइए, कॉट, वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इन सब चीज़ों को नोट डाउन करके याद करने की ज़रूरत है, इनको प्रूफ करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी समझ के लिए मैं एक प्रूफ करके देता हूँ, बाकी 2 को आप लोग खुद समझ जाइएगा, टाइम नहीं है, इस चीज़ को आप समझते रहिए, ठीक है। सो अगर हम देखें एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC अगर हम बना लें, ठीक है,
ABC हम बना लें, इस एंगल को हम थीटा रखें, ठीक है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसकी बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, साइन इज इक्वल टू अभी मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है भाई, AC। सो AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा भैया, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो BC का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर। अगर हम इसको और फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमको बताइए, और सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखिए इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो दोनों सेम है, सो न्यूमिनेटर्स ऐड हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। सो गौर से अगर देखिए तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जहाँ पे AB क्या है परपेंडिकुलर, BC क्या है हाइपोटेनियस, और AC क्या है, सॉरी BC क्या है बेस, और AC क्या है हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम सीधा सीधा बोल सकते हैं हाइपोटेनियस के बराबर होगा, यानी कि AC स्क्वायर के बराबर, और नीचे भी AC स्क्वायर। सो कैंसिल आउट हो गया, 1 मिल गया। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है इसका, आप चाहें तो इन दोनों को भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, पर ज़रूरत कुछ भी आपको नहीं है, आपको ये फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत है बस, ठीक है। सो आइए इससे कुछ डिड्यूस करके कुछ और फॉर्मूला हम निकालते हैं जो कि डायरेक्टली यूज़ करने के लिए आपको काम आएगा, ठीक है। 1 प्लस, इसको अगर उधर भेज दिया जाए, सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और इसको अगर उधर भेज दिया जाए तो क्या होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये, और छठवां आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कुछ डिडक्शन के बाद ये आपके पास कुल 7 फॉर्मूले आ गए हैं, ठीक है। सो इन 7 फॉर्मूलों को भी आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और बहुत ही अच्छे से इन सारे फॉर्मूले को याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। सो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे क्या वैल्यू आएंगी उसकी बात करते हैं, ठीक है। हम 0 से स्टार्ट करेंगे और 30 और 15 का मार्जिन लेते हुए 90 डिग्री तक का हम वो क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। सो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पे क्या एंगल पे क्या होगा वैल्यू, पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो वैल्यू होगी 0 डिग्री पे वो क्या होगी, अगर जो हमारा एंगल है वो जो थीटा है साइन के साथ थीटा, वो अगर 0 डिग्री होगी तो क्या होगा, अगर वो 0 के बाद 30 डिग्री होगी तो क्या होगा, अगर वो 45 डिग्री होगी तो क्या होगा, अगर वो 60 डिग्री होगी तो क्या होगा, या अगर वो 90 डिग्री होगी तो क्या होगा। सो इसका बहुत ही बेसिक सम फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एक मिनट, टी रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। पर्टिकुलर एंगल के लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उतना बड़ा जो पूरा ग्राफ है अगर आप याद कर देंगे साइन 30 का क्या होगा, कॉस 50 का क्या होगा, कॉस 45 का क्या होगा, है ना, tan 60 का क्या होगा, तो 6 रेशियो और उसके 1 2 3 4 5 उसके अलग अलग एंगल्स पे 6 का आपको याद करना है, और एक एक का 5 होगा, तो 6 5 30, यानी कि 30 वैल्यूज़ को आपको याद करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होगा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इससे आप कहीं भी कभी भी तुरंत वो पूरा का पूरा 30 ग्राफ बना सकते हैं, उसका एक पूरा चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना होगा, आप सबसे पहले लिखिए 0 30 45 60 90, 0 1 2 3 4 लिखिए, है ना, और सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए। जो कट सकता है, जो छोटा हो सकता है उसको छोटा कर दीजिए, जो नहीं कट सकता है उसको छोड़ दीजिए, और उसके बाद सारे का अंडर रूट ले लीजिए, सभी का, ठीक है। सो आपको क्या मिल जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, 1 का रूट 1, 2 का रूट 2, 3 का रूट 3, 4 का रूट 2 और 1 का रूट 1। तो ये जो पर्टिकुलर आपको रेशियो मिला है, ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ मिले हैं, ये आपकी वैल्यूज़ आएंगी साइन थीटा के लिए। अगर 0 डिग्री हो तो 0, अगर 30 डिग्री हो तो 1/2, अगर 45 डिग्री हो तो 1/√2, अगर 60 डिग्री हो तो 3/√2 और अगर 90 डिग्री हो तो
1। क्या किया हमने? बिल्कुल कुछ नहीं, कोई जादू नहीं किया, सिंपल सा ट्रिक है। आप सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिखिए, सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कीजिए, जो कट सकते हैं, जो छोटे हो सकते हैं उनको छोटा कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और जैसे ही डिवाइड हो जाए सभी का रूट ले लीजिए। सो जो वैल्यू आएंगी वो बन जाएंगी साइन की वैल्यू, और इसी वैल्यू से हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे चुटकियों में, बिना किसी एफर्ट के कॉस की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे कॉस की वैल्यू? बस इसी को रिवर्स फॉर्म में लिखना शुरू करना पड़ेगा। इसी को हमको कॉस के लिए रिवर्स फॉर्म में लिखना शुरू करेगा। जो यहाँ पे 90 डिग्री के लिए है वो 0 के लिए होगा, जो 60 के लिए वो 30 के लिए, जो 45 है वो 45, जो 30 है वो 60, और जो 0 है वो 90। ठीक है, सो उल्टा लिखना शुरू कीजिए, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। देखिए ये वैल्यूज आपको कॉस के लिए मिल गई। इन दोनों का डिवाइड कर लीजिए, तो साइन बाई कॉस इज इक्वल टू tan होता है। ये भी एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला भी आपको याद होने चाहिए। सो अगर tan थीटा का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? साइन में कॉस का डिवाइड करना पड़ेगा। साइन 0 है, कॉस 1 का डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा भाई बताओ? साइन 0 में कॉस 1 का डिवाइड 0, 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 1/√3, 1/√2 में 1/√2 का डिवाइड तो 1 आ जाएगा, √3/2 में 1/2 का डिवाइड √3 आ जाएगा, और 1 में 0 का डिवाइड यानी कि इनडिफिनिट, या फिर हम बोले अनिश्चित। ठीक है, ये तो बन गया tan का। ठीक है, tan तक समझ में आ गया। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, इस चीज़ को मिटाते हुए ऊपर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो अभी हमारे पास 3 और बचे हुए हैं, सेक, कॉसेक और कॉट। सो पहले हम लोग कॉट का नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा जगह बचा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सेक कॉसेक का भी देखेंगे। कॉट के लिए सेम वही चीज़ जो हमने किया, साइन के लिए कॉस को उल्टा, कॉस के लिए साइन को उल्टा लिखना शुरू किया, सो कॉट के लिए tan को उल्टा लिखना शुरू करो। सो इनफाइनाइट, उसके बाद √3, 1, 1/√3, इसको उल्टा लिख रहे हैं। ठीक है, और 0, ये तो बन गया कॉट। ये क्या बन गया भाई? कॉट बन गया। ये क्या बन गया? कॉट। ठीक है, अब कॉट के बाद बचता है सेक और कोसेक, सेक और कोसेक। सो सेक लिख लें और इसके ऊपर लिख देंगे कॉसेक थीटा। ठीक है, ये सेक हो गया, अब इसके ऊपर लिखेंगे कॉसेक थीटा। सेक के लिए कैसे लिखना पड़ेगा भाई? सेक के लिए कैसे लिखना पड़ेगा? 1/cos, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कॉस थीटे को जस्ट उलट दें, अगर हम उसके रेशियो को उल्टा कर दें तो हमको सेक थीटा मिल जाएगा। सो 1 के अपॉन 1 करें तो 1 ही आएगा। ठीक है कि नहीं? अगर √3/2 को उल्टा करें तो 2/√3 आ जाएगा, है ना? 1/√2 को उल्टा करें तो 2 आ जाएगा, 1/2 को उल्टा करें तो 2 आ जाएगा, और 0 को उल्टा करें यानी 0/1 है, 1/0 कर दें तो क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। अब कोसेक को लिखने के लिए सेक का उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ लिख दीजिए इनफाइनाइट, यहाँ लिख दीजिए 2, यहाँ लिखिए √2, यहाँ 2/√3, और यहाँ पे 0। इस प्रकार से देखिए, बिना किसी चीज़ को याद किए, बिना किसी भी रेशियो को याद किए, ठीक है, एंगल इधर है, ठीक है, रेशियो डाउन साइड है, इधर एंगल और नीचे तरफ रेशियो। ये पूरा का पूरा आपके पास चार्ट बन के तैयार, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पर्टिकुलर एंगल्स के लिए पूरा चार्ट बन के तैयार। चाहे तो आप इस चार्ट को नोट कर लीजिए, या फिर जो तरीका हमने बताया 0 से 4 तक लिखिए, सभी को 4 से डिवाइड कीजिए, उसको काट के छोटा कीजिए डिवाइड करके, और फिर सभी का रूट ले लीजिए। जो वैल्यूज आएंगी वो साइन की वैल्यू, उसको पीछे से लिखना शुरू कीजिए रिवर्स फॉर्म में, कॉस की वैल्यू आ जाएगी, साइन में कॉस को डिवाइड कीजिए tan आ जाएगा, tan को उल्टा लिखना शुरू कीजिए कॉट आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर कॉस का उल्टा लिखना शुरू कीजिए, समझ रहे कि नहीं? 1 से डिवाइड करके सेक आएगा, सेक को फिर से रिवर्स लिखना शुरू कीजिए, कॉसेक आ जाएगा। पूरी की पूरी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके सामने आ जाएगी। सो इसको चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए, या फिर मर्जी हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर जल्दी से जल्दी इसको अपने नोटबुक में उतार लीजिए। सो अब अगर बात करें, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सर मिनिमम एंगल तो 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री से छोटा यानी कि एंगल माइनस में तो हो नहीं सकता, पर क्या मैक्सिमम एंगल, आपने तो 90 तक की रेशियोज बताए, मैक्सिमम एंगल जो है वो 90 तक ही होगा क्या? सो यहाँ पे अगर हम बात करें कंप्लीट एंगल की, यानी कि मैक्सिमम एंगल की, सो वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है यहाँ से स्टार्ट करें अगर, सो टर्न आके यहाँ तक आए, सो ये एक 360 का सर्कल कंप्लीट बनता है, और ये मैक्स एंगल कहा जाता है, मैक्सिमम एंगल।
इससे बड़ा एंगल क्रिएट नहीं किया जा सकता। अगर हम देखें कि 0 से लेकर 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच की सारी जितनी भी वैल्यूज़ थी, चाहे वो 0 रही हो, चाहे इनफाइनाइट रही हो, चाहे 1 रही हो, चाहे 3/2, चाहे √3/2, कुछ भी रही हो, सारे के सारे पॉजिटिव थे। लेकिन क्या 390 के ऊपर भी जाने के बाद, यानी कि 180 डिग्री, 270 डिग्री, 120 डिग्री, 350 डिग्री, 320 डिग्री, 360 के से कम जितने भी एंगल्स हैं, क्या सारे के सारे पॉजिटिव ही होंगे? उसके लिए यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, एक रूल है ASTC रूल। ASTC रूल क्या है बताते हैं। देखिए, अगर एक कंप्लीट एंगल को हम 4 टुकड़ों में बांटें, ठीक है, इसको 0 डिग्री बोलें, ये 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है। 90 में 90 और ऐड होगा तो वो 180 डिग्री होगा, और ये 270 डिग्री होगा क्योंकि इसमें 90 और ऐड कर दें, और ये फिर यहाँ तक जब कंप्लीट होगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। बात करें 0 से 90 डिग्री, यहाँ पे ए यानी कि ऑल क्या होंगे? पॉजिटिव। सारे के सारे एंगल्स 0 से लेकर 90 के बीच के सारे एंगल पॉजिटिव होंगे, ठीक है, चाहे वो साइन के लिए हों, चाहे वो कॉस के लिए हों, चाहे वो सेक के लिए हों, चाहे वो कोसेक के लिए हों, चाहे वो कॉट के लिए हों, और चाहे वो टैन के लिए हों, ठीक है, सब के सब पॉजिटिव। दूसरे नंबर पे अगर हम आए एंटी क्लॉकवाइज, तो एस यानी कि साइन और उसका अपोजिट कोसेक, ठीक है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारी की सारी वैल्यूज निगेटिव होंगी, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो AST, टी यानी कि टैन और उसका अपोजिट कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा बाकी सारे साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, है ना, ये सारे के सारे निगेटिव। और लास्ट क्वाड्रेंट की बात करें अगर, तो सी यानी कि कॉस और इसके साथ साथ इसका अपोजिट सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव। ये ASTC रूल अगर 90 डिग्री के आगे हम बढ़ते हैं, उसके ऊपर बढ़ने पे इस प्रकार से हम फॉलो करेंगे कि 90 डिग्री से ऊपर हो, 180 डिग्री से कम हो, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव। 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 270 डिग्री से कम हो, यानी ऐसे कहें इस वाले क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये दोनों आएंगे, ठीक है। इस वाले क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा आएंगे, दो। इस वाले में क्या आएंगे बताइए? 90 माइनस थीटा आएंगे, सिर्फ 90 से कम वाले, ठीक है। और इस वाले में क्या आएंगे? 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, ठीक है, समझ रहे कि नहीं? अच्छा, 90 डिग्री, 180, 270, 360, ये 4 एंगल्स होंगे। ये सब क्वाड्रेंट में इस तरीके से फॉलो होगा। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉस, तीसरे में टैन कॉट और चौथे में कॉस और सेक, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ये वाला ग्राफ भी आप बना लीजिए और ASTC रूल को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ये कुछ पर्टिकुलर जो इक्वालिटीज़ हैं, अगर आपको साइन माइनस थीटा मिले कभी भी, आप उसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर कॉस माइनस थीटा मिले तो सिर्फ कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस का कोई रोल वहाँ पे नहीं होता है। अगर टैन माइनस थीटा में मिले तो माइनस टैन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन कॉस का ही अपोजिट सेक होता है, आप जानते हैं, 1/cos = सेक। जब ये पॉजिटिव है तो इसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा। कॉस सेक माइनस थीटा अगर मिले तो ये भी सेक थीटा के बराबर, यानी कि माइनस हट जाएगा। कोसेक माइनस थीटा मिले तो माइनस कोसेक थीटा, और कॉट माइनस थीटा मिले तो माइनस कॉट थीटा। यहाँ तक लगभग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें हम निपट ली हैं। अब बचे हैं कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलीज, है ना, फॉर्मूलाज, जिसको कि प्लूरल फॉर्म में फॉर्मूली बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूली कुछ बचे हुए हैं, उन फॉर्मूले को मैं राइट डाउन करता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको बढ़िया से अपने नोटबुक में उतार लीजिए, सारी चीज़ों को याद कीजिए, ठीक है। जी हाँ, ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूली, ठीक है, जो कि आपको हर एक कदम पे फिजिक्स में हेल्प करने वाली हैं। इनको मैंने थोड़ा शॉर्ट टर्म में लिखा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और आप ये फॉर्मूलाज को या ये फॉर्मूली को अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में सारी की सारी जगह पे मैं इसको डायरेक्ट यूज़ करूँगा और फिर आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला अगर देखें तो साइन A प्लस बी, अगर ऊपर वाले साइन को फॉलो करें तो यहाँ पे जो ऊपर साइन रखा हुआ है उसको हमको देखना है। साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, ठीक है।
इसी तरीके से साइन ए माइनस बी अगर देखें तो नीचे वाले फॉर्म यहाँ पे साइन को हमको फॉलो करना है। तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से कॉस का भी है, कॉस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी। इसमें उल्टा होगा, अगर कॉस ए प्लस बी होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे कॉस ए माइनस बी होगा तो यहाँ पे प्लस होगा, जस्ट अपोजिट। सो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। उसी जगह पे कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तीसरा फॉर्मूला tan के लिए है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इसी तरीके से tan a माइनस बी के लिए tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, एक दो फॉर्मूले तीन फॉर्मूले और हैं, ये भी देखिए। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, या फिर इसको यूज करना है तो इसको यूज कीजिए, अगर नहीं ये यूज आ रहा है तो और फॉर्मूला इसका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यूज कर लीजिए। अगर ये भी नहीं काम आ रहा है तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 यूज कर लीजिए। सो अगर ये भी काम नहीं आ रहा है तो आपके पास एक और है, इसके तमाम रूप हैं। ठीक है, समझ रहे हो, वो क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और ये लास्ट फॉर्मूला, ठीक है, tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। सो इतने फॉर्मूला से आपका लगभग काम बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या यूँ कहें आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट भी नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक को फॉलो कीजिए नीचे जाके, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। जैसे चाहें, जैसे आपकी सुविधा हो उस तरीके से आप काम कीजिए। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो यहाँ तक का वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं अगले वीडियो में इस सीरीज़ को और आगे ले जाते हुए, और उसमें पढ़ेंगे कैलकुलस में 2 पार्ट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। सो आगे के क्लासेस के लिए हमारे साथ बने रहिए, हो सके सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों तक, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो उसकी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और टाइम रहते कम से कम समय गंवाए आप वीडियोस को देख सकें। ठीक है, सो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।